हाँ जी। तो फिर आज हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले हमने दो तीन चीज़ें पढ़ ली है, जैसे ऑर्डर ऑफ अराइवल इन यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, जिसमें हमने पांच सॉरी जो छः जो लोग थे, छह कंट्रीज थी जिनका ऑर्डर ऑफ अराइवल हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच वॉर मतलब जो कर्नाटिक वॉर है, इसमें ऑल ओवर हमने तीन वॉर्स के बारे में पढ़ा था। इनमें जो फाइट हुई थी वो इंग्लिश, फ्रेंच और कर्नाटक के जो प्रिंसली स्टेट थे आपस में, इन लोगों की लड़ाइयाँ हुई थी, वॉर्स हुए थे। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी जो 1746 से लेकर 1748 तक हुई थी। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है कि जो सक्सेशन स्ट्रगल था ऑस्ट्रिया का सिलेक्शन ऑफ किंग को लेकर, उसके लिए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी, जिसमें जो ब्रिटेन का जो कैप्टन था जिसका नाम था बार्नेट, ठीक है ना, उन्होंने फ्रेंच की शिप को कैप्चर कर लिया था। और फ्रेंच का जो गवर्नर था जिसका नाम था डुप्लेक्स, जिसको ला बर्दनलिस भी बोलते थे, उन्होंने मॉरिशस के कारण ब्रिटिशर्स को मद्रास में डिफीट किया था और उनसे पैसे लेकर चले गए थे। फिर इनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम था अलफला चैपलिन, जो कि जर्मनी में हुई थी, जिसके कारण जो फ्रेंच के जो गवर्नर थे, उन्होंने ब्रिटेन को मद्रास वापस कर लिया था। इसके बाद जो बैटल ऑफ सेंट थॉम हुई थी, जो जिसकी जो जगह थी, उस जगह का नाम था एट अदयार रिवर के पास। फ्रेंच और अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन थे, जो कि कर्नाटक के नवाब थे, उनकी फाइट फ्रेंच के साथ हो गई थी। फ्रेंच के जो कमांडर थे जिनका नाम था पैराडाइज, और अनवरुद्दीन के जो कमांडर थे जिनका नाम था महफूज खान। फ्रेंच फ्रेंच आर्मी बहुत छोटी अमाउंट में होने के बावजूद भी उन्होंने 10,000 महफूज खान की आर्मी को डिफीट कर दिया था। वहां पर उनकी आर्मी, जो फ्रेंच आर्मी थी, वो 337 आर्मी बताई जाती है, और इसमें फ्रेंच जीत गया था। फिर सेकंड कर्नाटिक वॉर हुई थी। सेकंड कर्नाटिक वॉर जो कि 1749 से लेकर 1754 में हुई थी। इसका सबसे मेन कारण बताया जाता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। दो राजाओं के बीच में, दो राज सिंहासन के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और कर्नाटक में फ्रेंच के साथ कर्नाटिक वॉर जो सेंट थॉम वॉर थी, जिसमें अनरुद्दीन फ्रेंच में हार जाने के बाद ब्रिटेन के साथ मिल जाता है, और जो चांदा साहिब है वो फ्रेंच के साथ मिल जाते हैं। फिर इसके बाद हैदराबाद के जो दो नवाब हैं जिनका नाम है आसफ जान, उसके जो ग्रैंडसन है जिनका नाम है मुजफ्फर जंग, और आसफ शाह के ही बेटे जिनका नाम है नासिर जंग, जो कि ब्रिटिश आर्मी के साथ मिल जाते हैं, और मुजफ्फर जंग फ्रेंच के साथ मिल जाते हैं। आसफ शाह ने एक बार अपने पिता को जान से मारने की कोशिश सॉरी नासिर जंग ने आसफ शाह, जो कि इनके पिताजी थे, उन्होंने उनको जान से मारने की कोशिश की थी 1741 एडी में, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो राज सिंहासन था नासिर जंग को देने से मना कर दिया था। तो अब हम देखेंगे, जो फ्रेंच के साथ थे चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग, और जो ब्रिटिश आर्मी के साथ है वो है अनवरुद्दीन और नासिर जंग। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इन इन लोगों के बीच में जो बैटल हुई थी, उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ अंबूर, जो कि 1749 एडी में हुआ था। अनवरुद्दीन फाइट करते करते इस जगह पर मर जाता है, और नासिर जंग भी इस चीज में फाइट करते हुए मर जाता है। तो इसमें जो फ्रेंच है वो जीत जाते हैं। तो फ्रेंच मुजफ्फर जंग के साथ एक सब्सिडरी अलायंस करते हैं, और जो फ्रेंच आर्मी होती है वहां पर हैदराबाद में इस्टेब्लिश करने की उन्हें परमिशन दे देती है। और जो मुजफ्फर जंग है, साउथ पार्ट जो होता है कृष्णा रिवर का, वो फ्रेंच गवर्नमेंट को दे देता है। और जो ब्रिटिश कमांडर है रॉबर्ट क्लाइव, वो 210 सोल्जर को लेकर, इसी बीच में वो 210 सोल्जर को लेकर फ्रेंच से अरकात को छीन लेते हैं। और इसी के बाद, जिसकी वजह से फ्रेंच की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण, डुप्लेक्स को एज ए गवर्नर हटाकर गॉडवी को नया गवर्नर बना दिया जाता है। फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है यहाँ पर, जो कि 1755 में होती है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि थर्ड कर्नाटिक वॉर पड़ी थी, ठीक है ना। ये 7 ईयर का वॉर सक्सेशन था, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के साथ हुआ था। ऑक्यूपेशन जो थी इसकी कनाडा थी, बिटवीन 1756 से लेकर 1763 एडी तक था। यहाँ पर बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था, जहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच आपस में लड़ गए थे। ब्रिटिश का जो कमांडर था जिसका नाम था आयरकुट, फ्रेंच का कमांडर था लाली और बूसी। इसमें ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं और पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, जिसकी वजह से
जो जितनी भी टेरिटरी होती है वो टेरिटरी फ्रेंच गवर्नमेंट ब्रिटेन को दे देती है, एक्सेप्ट चंद्रनगर एंड देयर अदर कॉलोनी वर रिटर्न टू द फ्रेंच। तो फिर अब हम देखते हैं 1759 एडी में बैटल ऑफ बिदारा का बैटल हुआ था, जिसमें डच हार जाती हैं, और 1760 के वांडीवास बैटल में ब्रिटिश जीत जाती है और फ्रेंच हार जाती है, जिसकी वजह से अब हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स पावर में आ गए थे। पिछली इतनी सारी क्लासेस को हमने मात्र 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की। यहाँ पर मुगल एम्पायर की बात करते हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना कब चालू हो गया था। मुगल एम्पायर डिक्लाइन तभी से होना चालू हो गया था जब से मुगल के सबसे पावरफुल राजा जो कि मुगल के सबसे पावरफुल राजा जिसका नाम था औरंगजेब, जो कि 1707 में उनकी डेथ होने के कारण इसके जो सक्सेसर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल सक्सेसर्स नहीं मिलने के कारण जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होता चला जा रहा था। दूसरी बात कि एक बहुत बड़ी पावर जिसका नाम है ब्रिटेन, वो इंडिया में फ्लरिश होने लगी थी, जिसकी वजह से दूसरा कारण ये भी बताया जाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाने का कारण मुगल एम्पायर्स के पास अच्छी टेक्निक ना होने के कारण मुगल एम्पायर यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे देता है। फिर हम बात करते हैं शाहजहाँ, जो औरंगजेब था उनकी डेथ हो जाती है 1707 में, जिसकी वजह से 18th सेंचुरी में जब वो एंटर कर रहे थे उनके 4 बेटे थे औरंगजेब के, पहला मुअज्जम, दूसरा अकबर, तीसरा आजम और चौथा कमबख्श। कमबख्श जो थे वो उनकी हैदराबाद में मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से 3 लोगों का जो एम्पायर सक्सेशन, जो किंग का सक्सेशन था, उनमें आपस में एक दूसरे के साथ फाइट होती है, जिसकी वजह से जो सबसे बड़े राजा थे जिनका नाम था मुअज्जम को वहाँ पर मुगल एम्पायर का राजा बना दिया जाता है। तो मुअज्जम का दूसरा नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। तो इनका हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। पहला जो बहादुर शाह फर्स्ट हैं, ये सबसे पहले राजा बनते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। देखो ये कहा जाता है कि द सब्सिक्वेंटली किंग डिस्क्राइब द फीडल मुगल एम्पायर, देयर वीकन एंड देयर फॉल्टी एक्टिविटी। इन लोगों की फॉल्टी एक्टिविटीज़ की वजह से मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होता हुआ चला गया। बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो 1707, औरंगजेब की तुरंत मृत्यु के बाद 1712 एडी तक ये जो बहादुर शाह जफर मतलब मुअज्जम राजा बने रहे। अब हम पढ़ते हैं बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में। बहादुर शाह फर्स्ट की तुरंत मृत्यु के बाद जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, उनके बेटे जिनका नाम है बहादुर शाह या फिर इनका दूसरा नाम मुअज्जम, ये अपने इस थ्रोन को संभालते हैं एट द एज ऑफ 65। ये काफ़ी बूढ़ी स्थिति में इस थ्रोन को संभालते हैं। और इसकी जो पॉलिसीज थी, बहुत सारे लोग इन राजाओं को सहाय बेखबर के नाम से जानते थे। इनका जो टाइटल था जिनका नाम था सहाय बेखबर। देखो मैंने यहाँ पर बताया था शाहजहाँ के 3 लोगों के जो फाइट हुई थी, किन 3 लोगों की फाइट हुई थी? मुअज्जम, आजम और अकबर। इन 3 लोगों की फाइट्स के बाद जो थ्रोन का जो सक्सेसर बना वो मुअज्जम बना, और मुअज्जम ही बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह प्रथम है। फिर हम इसको बात करते हैं डिफीट। ये अपने ब्रदर को डिफीट करता है जिसका नाम है आजम। जब वो अपने ब्रदर को डिफीट करता है, उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ जजऊ, जो कि 1763 एडी में हुआ था। जी यहाँ पर मेंशन होगा, जी यहाँ पर मेंशन नहीं है। ओके, तो मैं इस चीज़ को बताता हूँ। इन्होंने अपनी सबसे पहली बैटल लड़ी थी 1763 में, बैटल ऑफ जजऊ, जो कि अपने छोटे भाई के अगेंस्ट, जिसका नाम था आजम। और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ जजऊ, जो कि 1763 में हुआ था। और ये अपने आप को मुगल एम्पायर बना लेते हैं एट द एज ऑफ 63। ये सबसे बूढ़े मुगल एम्पायर थे। और ये जो है पैक्ट को कंडक्ट करते हैं अजीत सिंह जोधपुर के साथ, एक पैक्ट को। और सिख गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनके साथ ये एक सब्सिडरी अलायंस और पैक्ट को साइन कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सिडनी, जो कि सिडनी के एक हिस्टोरियन है, जो ये बोलते हैं ही वाज द लास्ट एम्पायर हु एनीथिंग फेवर टू बी सोच।
ये एक आखिरी मुगल एम्पायर थे जिनके बारे में हम कुछ अच्छा कह भी सकते हैं। इसके बाद जो मुगल एम्पायर आए थे वो इससे भी ज़्यादा बेलखने आए थे। तो ऑल ओवर हम बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में इतनी पढ़ाई करेंगे। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं जो दूसरे जो बादशाह थे जिनका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 एडी तक ही ये राजा बने रहे थे। ये सिर्फ 1 साल तक ही राजा बने थे। ठीक है ना। ये किन के सपोर्ट से राजा बने थे? कहा जाता है जुल्फिकार जो खान थे, जो कि उस समय मुगल एम्पायर के पीएम थे, उनकी सहायता और उनकी मदद की वजह से ये राजा बन पाए थे। ठीक है ना। ही वॉज अपॉइंटेड द जुल्फिकार। ठीक है ना। ये अपॉइंट किए गए थे अपने ही पीएम के द्वारा जिनका नाम था जुल्फिकार खान। देखो यहाँ पर मेंशन है, इन अ civil war the first Bahadur Shah weakened his son Jahandar Shah won because he the support of Zulfikar Khan, the most powerful noble of the time। उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल नोबल था उनके एम्पायर का। कौन? जुल्फिकार, है ना। जो पावरफुल नोबल मतलब उस समय ये उस मुगल एम्पायर का सबसे पावरफुल पीएम जैसा समझ लो। तो इसने अपॉइंट किया था जहांदार शाह को, और इनका जो टर्म पीरियड है एक ही साल तक चला था। इन्होंने जजिया टैक्स को माफ कर दिया था। इनके टाइम पे एक बहुत फेमस इनके महल की एक डांसर थी जिनका नाम था लाल कुंवर, जो कि इंटरफेयर करने लग गई थी इंटरनल पॉलिटिक्स में। और इनका एक टाइटल इन्हें दिया जाता है जिनका नाम है लंपट मूर्ख। इनको टाइटल दिया जाता है लंपट मूर्ख। और हाँ, और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जिनका नाम है काफी खान, ये कहते हैं द न्यू डिजाइन वाज फेवर फॉर द सिंगर एंड द डांसर। एक नया दौर चल गया था सिंगर और डांसर्स के लिए, जहाँ पर सिंगर और जो डांसर्स थे वो मुगल एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनमें उनमें क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट लेने लग गए थे। तो जिसकी वजह से जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कमज़ोर होती हुई चली जा रही थी। और इनका सबसे जो फेवर इनके में बोला जाया जा सकता है, उन्होंने जो जजिया टैक्स था उसको माफ करवा दिया था, एबोलिश कर दिया था। और एक इनकी जो बारे में जो बुक्स लिखी गई है जिनका नाम है काफिद खां। जो बुक का नाम है मुंतखब उल लुआब। इसके बारे में एक बुक लिखी हुई है जिनका नाम है मुंतखब उल लुआब। अगले जो राजा है, जो कि तीसरे राजा है हमारे मुगल एम्पायर के आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो कि इनका जो नाम है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार राजा बनते हैं 1713 एडी से, है ना। और ये 1719 एडी तक राजा बने रहते हैं। इनके बारे में बताए, ये मुगल एम्पायर बने थे विद द हेल्प ऑफ द सैयद ब्रदर। सैयद ब्रदर की हेल्प से ये राजा बने थे। और जो सैयद ब्रदर्स थे उनका नाम था, पहले भाई का नाम था अब्दुल खान, दूसरे जो सैयद ब्रदर का नाम था हुसैन अली खान बर्राह। ठीक है ना। ये देखो, अब सैयद ब्रदर की हेल्प से बने थे। पहले भाई का नाम था अब्दुल खान, दूसरे नाम का हुसैन अली खान। ठीक है ना। ये इनके महल के वजीर थे अब्दुल खान, और जो हुसैन अली खान थे ये नूर बख्शी थे। ये काफ़ी अच्छे, नूर बख्शी इसका मतलब होता है डिफेंस मिनिस्टर थे, और अब्दुल खान जो थे वो वजीर थे। फर्रुख सियार ने एक बहुत सारे ब्रिटिशर्स के साथ भी कई सारे एग्रीमेंट किए थे। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने कंक्लूड पैक्ट किए थे ब्रिटिशर्स के साथ, और मराठास के साथ इन्होंने पैक्ट साइन कर दिए थे। सिखों के जो गुरु थे जिनका नाम था बंदा बहादुर, उनको ब्रूटली इन्होंने मरवाया था। और जिनका बंदा बहादुर का पुराना नाम था लक्ष्मण सिंह, और इनके 3 साल के बेटे को मरवाकर इनके जो जो इनकी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लक्ष्मण सिंह यानी कि बंदा बहादुर के मुंह में डलवा दी थी। इनका जो टाइटल दिया जाता है, इनकी इस हरकत की वजह से इन्हें टाइटल दिया जाता है हिडियस कोवर्ड, मतलब घृणित कायर। कहा जाता है कि बंदा बहादुर को बहुत ब्रूटली इन्होंने मरवाया था, जिसके कारण ये किनके जो सिखों के 11वें गुरु थे उनकी, या जो 10वें गुरु थे उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहा था सिखों के। इसलिए कहा जाता है चिड़िया के संग बाज लड़ावा, तानु गुरु गोविंद नाम कहावा, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, तानु गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो
ये इसी चीज़ के लिए फेमस था कि अगर ये अपने आप को मुस्लिम बनवा लेता तो शायद बंदा बहादुर की डेथ ना होती। तो इसी चीज़ के कारण जो हमारे फर्रुख सियार है, उन फर्रुख सियार को घृणित कायर या फिर हिडियस कोवार्ड बोला जाता है। इसके बारे में चीज़ें कई सारी लिखी भी होंगी। फर्रुख सियार के बारे में क्या होता था कि अब जो फर्रुख सियार है वो किंग मेकर बन गया है, और भले ही फर्रुख सियार यहाँ पर राजा है, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा पावर जो सैयद ब्रदर है, मतलब अब्दुल खान और हुसैन अली खान। अब्दुल खान जो कि पीएम है उस समय के वजीर हैं, और हुसैन अली खान उस समय के डिफेंस मिनिस्टर की तरह थे। तो जो पावर थी वो फर्रुख सियार, सॉरी, जो सैयद ब्रदर्स थे उन्हीं के पास ही रहा करती थी। कहा जाता है जो बंदा बहादुर की डेथ हुई थी, जो कि सिखों के लीडर थे, वो गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए रिलीजियस एक्सपेक्ट के साथ चला करते थे। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे। पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ वो एक राजा भी थे, वो एक पोर्ट के ओनर भी थे, और एक बहुत बड़े फाइटर भी थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरुओं में से एक है, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरुओं में से एक हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, और उसी बुक के अकॉर्डिंग अब जो सिख कल्चर है उसे गवर्न किया जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ये चाहते नहीं थे कि उनके बाद भी एक गुरु बने और जो सिख कल्चर है उनको डिस्ट्रॉय कर, आगे जो सिख कल्चर है शायद उन गुरुओं की वजह से डिस्ट्रॉय हो सके। तो उन्होंने, जिस प्रकार हिंदू कल्चर ने अपनी एक बुक लिख रखी है, जिस प्रकार मुस्लिम इस्लाम ने भी अपनी एक बुक रखी है, उसी तरीके से सिखों की भी एक बुक इन्होंने लिखी गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा और लिखवाई गई। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें और सबसे आखिरी गुरु थे, और उन्हीं के जो सिख के लीडर थे जिनका नाम था बंदा बहादुर, जिनको ब्रूटली मरवा दिया गया फर्रुख सियार के द्वारा। और फर्रुख सियार राजा बने थे सैयद ब्रदर की हेल्प से, जो कि हमने बार बार बात कर ली है ना। फिर जो अगले राजा बनते हैं जिनका नाम था रफीद उद दर्रा। अगले जो किंग है जिनका नाम है रफीद उल उर दर्रा, ये किंग बनाए गए थे 1719 एडी में। ये यहाँ पर मेंशन होगा 1719 एडी में एक और किंग बनाए गए थे, यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अब जो है ये सैयद ब्रदर की हेल्प से दूसरा नया राजा बनाया जाता है रफीद उर दर्रा, जो कि रूलिंग पीरियड जो था इनका फरवरी 1719 एडी से लेकर जून 1719 एडी तक, मतलब मात्र फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने तक ही ये राजा रहे, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई टीबी के कारण। फिर रफीद उर दर्रा के जो भाई थे जिनका नाम था रफीद उल दुल्लाह, जो कि 1719 एडी में बनाए गए, ये भी 6 महीने के लिए राजा बन पाए थे, और सैयद ब्रदर की ही हेल्प से इन्हें राजा बनाया गया था। इन्हें टाइटल कहा जाता था शाहजहां सेकंड। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पेचिस के कारण हो गई थी। हम देखेंगे कि जो सैयद ब्रदर है उन्होंने 3 राजा लगातार अपनी ही मर्जी के बनाए। अब इसके बाद जो अगला जो राजा बनाया इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 एडी से लेकर 1748 एडी तक रहा। ये सैयद ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया चौथा राजा था। तो अब हम ये कह सकते हैं जो सैयद ब्रदर है वो अपने आप में किंग मेकर बनकर आ गए हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से 4 राजाओं को बदला, और 4 राजाओं को बदला अपने अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग, अपनी पावर के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि जब राजा ताकतवर नहीं रहता तो उनके जो महल के नोबल्स होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। जैसे मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य में जो भी पावर थी वो पेशवाओं के पास आ गई थी, क्योंकि किंग के पास इतनी पावर रह नहीं गई थी। तो हम सेम हरकत यहाँ पर दे सकते हैं कि जो सैयद ब्रदर हैं जिनका नाम है अब्दुल खान हुसैन अली खान, अब इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो अपने आप में ही एक किंग मेकर बन गए हैं। अपने हिस्ट्री में इनसे बड़ा किंग मेकर इंडियन हिस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहा है। फिर जो मोहम्मद शाह रंगीला, ये सैयद ब्रदर के द्वारा बनाया गया ही एक राजा था, ठीक है। और सैयद ब्रदर जो को इस समय किंग मेकर बोलने जाने लग गया इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। और मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो ये बात को समझ गए थे कि राजा से भी पावरफुल अगर कोई है तो वो सैयद ब्रदर है।
ये अपने मनमाने तरीके से राजाओं को बना सकते हैं या गद्दियों से हटा सकते हैं, जिसके कारण जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो उनको जान से मरवा देता है। किनकी हेल्प से? तुर्रानी नोबल्स की वजह से। अपने ही महल के जितने भी नोबल्स थे उनकी मदद से सैयद ब्रदर्स को मरवा देता है। फिर इनके बाद बात करते हैं जो मोहम्मद शाह रंगीला थे या मोहम्मद शाह थे, उन्होंने बैटल ऑफ करनाल में पार्टिसिपेट किया था, जो कि हरियाणा में हुआ था 1739 एडी में। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर बैटल ऑफ करनाल लड़ी थी इन्होंने, जिसमें नासिर शाह ऑफ ईरान डिफीट द मुगल आर्मी। तो जो नासिर शाह थे, जो ईरानी थे, उन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट कर दिया था। नासिर शाह जो थे वो कोहिनूर डायमंड और जो पीकॉक का थ्रोन था, जो मुगल आर्मियों मुगल एम्परर का था, वो उन्होंने उनसे कैप्चर कर लिया था। ठीक है ना, उन्होंने उनसे कैप्चर करके ईरान लेकर चले गए थे। फिर बताया जाता है कि 1748 एडी में जो अफगान का जो रूलर था, जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया। और ये पहली बार अटैक किया था, इंडिया पे घुसने का किसी ने प्रयास किया था, तो वो था अहमद शाह अब्दाली। अब बाहर के अटैक होने के कारण मुगल एम्पायर और भी ज़्यादा वीक होने लग गया था, और वीक होने के कारण मुगल एम्पायर की जो शक्तियाँ थी वो कम होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश करना चालू कर दिया था। जैसे जैसे हैदराबाद में उन्होंने हैदराबाद के जो नवाब थे, उन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया, जिनका नाम था चिंग्लिस खान, जिनको बोला जाता है, जहाँ के लीडर को या फिर जहाँ के किंग को बोला जाता है निजाम उल मुल्क। हैदराबाद में चिंग्लिस खान और अवध में शहादत खान, जो कि बुर्राह उल मुल्क, और कर्नाटक में शहादत उल खान, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, और रोहेलखंड में वीर दाऊद, और भरतपुर में बदन सिंह अपने अपने जो राज्य है उनको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पर चीज़ें मेंशन भी है। निजाम उल मुल्क, अब निजाम उल मुल्क जो हैदराबाद के जो नवाब होते थे उनको बोलते थे निजाम उल मुल्क। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट जो एम्परर था वो उन्होंने इस्टेब्लिश करने लग गए थे ना। जैसे अवध का जो फाउंडर बना वो साद खान बना, कर्नाटक का बना सादत उल खान, बंगाल का बना मुर्शिद कुली खान, है ना, यहाँ पर मेंशन है बंगाल, हैदराबाद, अवध, है ना। और रोहेलखंड का बना वीर दाऊल, और भरतपुर का बना बदन सिंह। इसके बाद जो अगले राजा बनते हैं, जिनका नाम था नादिर शाह, जो कि आउटब्रेक हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली, हमने बताया नादिर शाह जो थे वो ईरान से आए हुए थे। इन्हीं के समय में मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे नादिर शाह जो थे उन्होंने आके इंडिया में अटैक किया था। इन्होंने बहुत लूट मार करी थी इस समय। जो बैटल ऑफ करनाल था वो नादिर शाह के ही साथ आसपास हुई थी चीज़ें। तो हम ये पढ़ेंगे, देखो, नादिर शाह अटैक ऑन इंडिया, फैबुलस वेल्थ, इट वाज ऑलवेज फेमस फॉर द वीकन द मुगल एम्पायर इन। इनकी वजह से ही सबसे बड़ा रीज़न बताया जाता है कि इन्होंने इतनी सारी लूटपाट करी, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक होता चला गया। ठीक है, इन्होंने कोहिनूर डायमंड को भी इंडिया से देखो, कोहिनूर डायमंड को भी इंडिया से चुरा लिया था, और पीकॉक थ्रोन था जो शाहजहां का था, उन्हें चुरा कर वो अपने ईरान लेकर चले गए थे, कैप्चर करके ईरान लेकर चले गए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली आ गए थे। ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे ही काफ़ी ज़्यादा जो जो पॉलिटिक्स है, काफ़ी ज़्यादा फाइटें लड़ी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। फिर अहमद शाह अब्दाली के समय पे ये हमारे इंडिया का पहला अटैक हुआ था जो इन्वेडर था। ठीक है, इसमें मुगल एम्पायर की जो डोमिनेशन थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई चली गई। इसी बीच में बैटल ऑफ बुक्सार हुए थे, है ना। इसी बीच में हम नोटिस करेंगे जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, है ना। इसी बीच में बैटल ऑफ बुक्सार हुआ था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स भी पावरफुल होते चले जा रहे थे, और अब तो ईरान के जो लोग भी थे वो भी मुगल एम्पायर की जो पॉलिटिक्स थी उनमें अफेक्ट करने लग गए थे।
ओके। फिर इसके बाद जो अगले राजा बनते थे अहमद बने थे, उनका नाम था अहमद शाह, जो कि 1748 एडी से लेकर 1754 एडी में बने थे। तो कहा जाता है जो अब जब अहमद अहमद शाह जब राजा बने थे, उनका जो टर्न पीरियड था वो 1748 से लेकर 1754 तक, 1748 से लेकर 1754 एडी तक इन्होंने अपने सिंहासन को संभाला था। ऐसा कहा जाता है कि इनके महल में एक डांसर थी जिनका नाम था उद्दम बाई। उद्दम बाई इनकी जो मुगल एम्पायर जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनमें इंटरफेयर करने लग गई थी। एक कहा जाता है कि एक इनुच था, इनुच मतलब हिजड़ा, जो जिनका नाम था जावेद खान, वो भी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने लग गया था। इमादुल मुल्क जो थे उन्हें उन्होंने अहमद शाह को ब्लाइंड कर दिया और आलमगीर सेकंड को नया मुगल एम्पायर बनाया। इमादुल मुल्क एक एक क्या बोलते हैं, एक वजीर या फिर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नोबल थे मुगल एम्पायर के। तो उन्होंने इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा कर दिया और नया राजा बनाया आलमगीर को। आलमगीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 1754 एडी से लेकर 1749 एडी तक रहा। फिर इमादुल मुल्क जो था, जिसके कारण आप देखोगे जो राजा बन रहे थे, ये राजा में ज़्यादा लखन ना होने के कारण इमादुल मुल्क मुगल एम्पायर को डिक्लाइन होते हुए देखते हुए, जिसकी वजह से ये इमादुल मुल्क जो है वो आलमगीर को ही मरवा देते हैं। फिर उनका जो बेटा था जिनका नाम था जहांदार शाह, जो कि 1757 एडी में जो अहमद शाह अब्दाली था इन्वेड किया था जिन्होंने इंडिया में, जहां पर बैटल ऑफ प्लासी भी हुई थी। फिर उसके बाद शाह आलम एक राजा बनता है। शाह आलम 1759 एडी से लेकर 1806 एडी तक राजा बना रहता है। ये काफ़ी लंबे समय तक राजा बने रहते हैं। इसके बाद इतने लंबे समय तक राजा कोई नहीं बन पाएगा। आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हो, ये 1760 से लेकर 1806, लगभग 40 से 50 साल तक ये राजा बने रहे थे। शाह आलम सेकंड के बारे में अगर हम बात करें तो शाह आलम सेकंड जो थे, ये मुगल एम्पायर बन गए थे 1759 एडी में, और ये 1806 एडी तक राजा बने रहे थे। इन्हीं के बीच में जो 1764 एडी में बैटल ऑफ बक्सार हुई थी, और ये इलाहाबाद में रुके हुए थे। 1765 एडी में 1772 एडी तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनको पेंशन के तौर पर इलाहाबाद में रखा हुआ था। इन 1772 एडी ये दिल्ली में मूव कर रहे थे विद द सपोर्ट ऑफ महादजी सिंधिया। सिंधिया ने इन्हें बोला था कि अगर आपको अपने मुगल एम्पायर को आगे बढ़ाना है या आप दोबारा से अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो इन 1803 एडी में ब्रिटिश जज जो थे उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, और मराठा जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा मारे जा रहे थे। फिर इसके बाद शाह आलम सेकंड के बाद अगले जो राजा थे जिनका नाम था अकबर। अकबर 1806 से लेकर 1837 ईडी तक राजा बने थे। इन्होंने अकबर के समय पे जो मुगल कोइंस थे, मुगल कोइन जो सर्कुलेशन ऑफ मुगल कोइन था वो फ्लो होना बंद हो गया था। इन्हें जो टाइटल दिया जाता था, ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, ही स्टार्ट द पेंशन फॉर अकबर। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इनकी पेंशन जो स्टार्ट करवाई थी राजा राम मोहन रॉय ने अकबर की, क्योंकि जो पेंशन थी वो शाह आलम के समय पर जब इन्हें पेंशन दी, शाह आलम को पेंशन देकर इलाहाबाद में रखा हुआ था, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था दोबारा से कि मुगल डायनेस्टी को दोबारा से इस्टेब्लिश करना है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है वो इनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने इनकी पेंशन रोक दी थी। लेकिन अकबर जो सेकंड है उनकी पेंशन दोबारा से स्टार्ट करवाई थी राजा राम मोहन रॉय। फिर बहादुर शाह सेकंड जो कि मुगल एम्पायर के सबसे आखिरी राजा थे, वो 1837 एडी से लेकर 1857 एडी तक राजा बने रहे थे। इन्हें बहुत फेमस बोला जाता है कि ये बहुत अच्छी पोइट्री लिखा करते थे, और इनका पोइट्री लिखा करते थे जफर के नाम से। और ऐसा कहा जाता है कि जो रिवोल्ट था 1857 का,
ये इन्हें लीड कर रहे थे, ठीक है ना। और जो मेरठ के सोल्जर थे वो बहादुर शाह सेकंड के साथ मिलकर अपने मुगल एम्पायर को दोबारा से इस्टेब्लिश करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से जिन्नत महल, बेगम जिन्नत महल, जो कि बहादुर शाह जफर की वाइफ, बहादुर शाह सेकंड जफर की जो वाइफ थी, वो इन्हें इनकरेज करती है इस लड़ाई में पार्टिसिपेट लेने के लिए और इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट लेने करने की वजह करने के लिए। तो बहादुर शाह जफर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवोल्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो जाने के कारण जो ब्रिटिशर्स थे वो इस मुगल एम्पायर बहादुर शाह से नाराज हो जाते हैं, और ब्रिटिशर जो है हुमायूं के टॉम्ब में बहादुर शाह सेकंड को अरेस्ट कर लेते हैं और उनको रंगून डिपोर्ट कर देते हैं। और वहाँ रंगून जाने के बाद 1862 एडी में हमारे जो बहादुर शाह सेकंड है उनकी डेथ हो जाती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर, और उसके बाद मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होता हुआ चला गया। ऑलरेडी जो पावर थी डिक्लाइन होना चालू हो गई थी 1707 एडी में, जहाँ पर ब्रिटिशर्स पावर में आना चालू हुए हो गए थे। और आखिरी के जो मुगल एम्पायर थे वो तो एंड होते हुए ही, इन लोगों की जो हिस्ट्री है वो इस तरीके से एंड होती हुई चली जाती है। सो थैंक यू, इतना ही है। हमने और इसमें 11 राजाओं के बारे में पढ़ा है और 2 इन्वेडर्स अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह, इन लोगों के बारे में हमने पढ़ा है एक्स्ट्रा। तो टोटल 11 मुगल एम्पायर है जो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कॉज ऑफ डिक्लाइन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी पावरफुल लीडर ना मिलने के कारण मुगल एम्पायर खत्म होता हुआ चला गया था। और ऐसा बोला जाता है जो मुगल एम्पायर है जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण ब्रिटिश एम्पायर जो था वो ऑलरेडी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया करता था अपनी फाइट्स में, जिसकी वजह से इनकी जो पावर थी वो डिक्लाइन होना चालू हो गई, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। पॉलिटिकल कोज क्या चीज़ था कि जो कम्युनिकेशन था, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो इनकी कम्युनिकेशन थी और जो सेंट्रलाइजेशन था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। इंडिपेंडेंट टेरिटरीज आपस में एक दूसरे से बनने लग गई थी, क्योंकि जब राजा कमजोर होता है तो जब किंग कमजोर होता है तो उसके आसपास के जो नोबल्स होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लो किंग है, इस किंग की पावर अगर डिक्लाइन होती है तो वहाँ के जो नोबल्स होते हैं उनकी पावर बढ़ जाती है। तो यही सेम चीज हुआ है ये मुगल एम्पायर के साथ। और इस समय ब्रिटिशर्स भी पावरफुल होते थे और मराठा भी इस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लग गए थे, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर को एक अच्छा लीडर ना मिलने के कारण, एक अच्छा लीडर या अच्छा किंग ना मिलने के कारण मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता हुआ चला गया। और वो इतना डिक्लाइन हो गया कि 1857 एडी तक जो रिवोल्ट हुए थे उसके बाद इनका एम्पायर एकदम खत्म सा होता हुआ चला गया। और रिलीजियस कोज क्या हो सकते हैं? रिलीजियस कोज ये हो सकते हैं कि जो औरंगजेब था उनकी जो रिलीजियस इनटॉलरेंट पॉलिसीज थी, जिन्होंने अब हमारे जो प्रजा थी उनके प्रजाओं के बीच में, हिंदुओं के बीच में उन्होंने एक सीरियस अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से लोग भी नाराज थे, ठीक है ना। जो नॉन मुस्लिम थे उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम हुआ। औरंगजेब तो थे ही अटेम्प्ट द रिवर्स ऑफ सेकुलर इम्पोजिंग। उन्होंने जजिया टैक्स को इम्पोज कर रखा था जो डेट डिस्ट्रॉय द हिंदू टेम्पल्स इन नॉर्थ और पुटिंग अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन हिंदू, जिसकी जो हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया करते थे। हालांकि अगले किंग आने के बाद उन्होंने इस जजिया टैक्स को दोबारा से लाने की कोशिश करी, लेकिन वो इस तरीके से आ नहीं पाया, ठीक है ना। और वॉर सक्सेशन की आपस में औरंगजेब की डेथ के बाद ये जो लोग थे ये आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए थे।
आपस में मुगल एम्पायर, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन का स्ट्रगल काफी लंबा चलता रहा और कोई भी राजा ठीक तरीके से स्टेब्लिश हो ही नहीं पाया। शाह आलम के बारे में कहा जाता है कि शाह आलम सेकंड जो थे वो काफी लंबे समय तक स्टेब्लिश हो पाए थे, लेकिन उस समय जो स्टेब्लिश वो इसलिए हो पाए थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की पेंशन पे पल रहे थे, जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक स्टेब्लिश हो चुके थे। लेकिन अगर हम बात करें जो अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड, ये भी पेंशन अंग्रेजों के द्वारा दी गई पेंशन पे ही जिंदा थे। फॉरेन इन्वेडर, हमने इसके बारे में पढ़ा था, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने इतना अटैक और इतनी लूटपाट करी थी जिसकी वजह से जो इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा लॉस में चली गई थी। कहा जाता है कोहिनूर डायमंड और पीकॉक का जो थ्रोन था वो भी उन्होंने कैप्चर करके लेकर चले गए थे। तो ये ऑल अबाउट है मुगल एम्पायर्स के बारे में, जो कि 1857 एडी के, और ये मिडिविक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। एंसेंट हिस्ट्री में हम अपने औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।